भाई एनसीईआरटी सारांश का लास्ट चैप्टर जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। इस चैप्टर को देख लो, आपका फाइनल रिवीजन एकदम रॉक सॉलिड हो जाएगा और उसके बाद कोई इशू नहीं आने वाला है। ठीक है कि सेमीकंडक्टर की मेन जरूरत कहां पड़ी। तो जैसा कि आप जानते हो, कंडक्टर इंसुलेटर तो आप लोगों को पता है। कंडक्टर का काम क्या भाई, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराओ। कि किसी भी एक पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो ni स्क्वायर के बराबर होता है। ओपन स्विच मतलब तुमने की नहीं दबाई, करंट नहीं चल रहा सर्किट में, क्योंकि करंट इतना कम है तो हम मानते करंट है ही नहीं। समझ रहे हो? तो जब भी रिवर्स बायस कंडीशन में डायोड हो तो ओपन स्विच मतलब करंट नहीं जाएगा। क्लियर है? ओके, चलो इस केस को जानते हैं। करंट इन ए इन द सर्किट विल बी, करंट कितना होगा भाई यहाँ पे। तो देखो क्या हो रहा है, और IC अपॉन IB तो डिफाइन कर रखा है। IC अपॉन IB क्या है सर, बीटा। तो फॉर्मूला क्या हो गया, वोल्टेज गेन हो गया बीटा इंटू आर आउटपुट अपॉन आर। अब ये पूछ रहा है द आउटपुट वाई ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ गेट शोन इज इक्वल टू, आउटपुट किसकी तरह बिहेव कर रहा है, चार ऑप्शन दे दिए। हेलो एवरीवन, क्या हाल है भाई आप लोगों के। मैं आ गया हूं वापस आप लोगों के साथ, और यहाँ पे हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं भाई, एनसीईआरटी सारांश का लास्ट चैप्टर जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। आप सभी जानते हो हर साल इतने सारे सवाल आते हैं सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से, उस हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। और हम इसी पूरे चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही बेहतरीन उम्दा अंदाज में कंप्लीट करेंगे। पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे जैसा कि आप जानते हो। और यार 7 मई को हमारा फाइनल एग्जाम है, तो उससे पहले बहुत ही क्रिस्प तरीके से मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करवा दूंगा, जिससे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी प्रॉब्लम ना आए। पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। इस चैप्टर को देख लो, आपका फाइनल रिवीजन एकदम रॉक सॉलिड हो जाएगा और उसके बाद कोई इशू नहीं आने वाला है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। अब सेमीकंडक्टर में देखो बेसिकली मुद्दे की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले तो यार कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। ठीक है, आपका कंडक्टर्स, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर्स का पूरा फंडा क्या है। देन नेक्स्ट चीज यहाँ पे ये आ जाती है कि डायोड का फॉर्मेशन कैसे होता है। पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर बना लिए, फिर डायोड कैसे बनाओगे। देन डायोड बनाने के बाद फिर हम उसको फॉरवर्ड और रिवर्स बायस करते हैं और देखते क्या होता है। देन उसके बाद फाइनली हम उसी डायोड को पीएनपी या एनपीएन स्ट्रक्चर में देखते हैं और ट्रांजिस्टर समझते हैं, और ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर समझते हैं, और फाइनली लॉजिक गेट्स। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन आए हैं, जिससे सवाल आते हैं, और इन्हीं को हमें फोकस भी करना है। ठीक है, तो आओ सबसे पहले शुरुआत करते हैं भाई कि सेमीकंडक्टर की मेन जरूरत कहां पड़ी। तो जैसा कि आप जानते हो, कंडक्टर इंसुलेटर तो आप लोगों को पता है। कंडक्टर का काम क्या भाई, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराओ। इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट मत कराओ। जैसे लकड़ी इंसुलेटर, कंडक्टर हो गया कोई भी मेटल। ठीक है, अब इनके बीच में क्या, इनके बीच में भी एक चीज होनी चाहिए ना, वो बीच की चीज है सेमीकंडक्टर। समझ रहे हो? तो मेटल्स, जैसा कि आप जानते हो, मेटल्स की कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। इसकी रेजिस्टिविटी कहां से होती है, 10⁻⁻² से 10⁻⁸ ओम मीटर तक। और इसकी कंडक्टिविटी तो देखो कितनी ज्यादा होती है। अच्छा हाँ, रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी का जस्ट इनवर्स होती है। क्लियर है? सेमीकंडक्टर से पहले इंसुलेटर देख लेते हैं। तो इंसुलेटर की देखो रेजिस्टिविटी कितनी ज्यादा है और कंडक्टिविटी कितनी कम है। समझ रहे हो बात को? और इन जो सेमीकंडक्टर होते हैं इनके बीच में आते हैं, उसकी रेजिस्टिविटी इससे थोड़ी सी कम होती है, इसकी रेजिस्टिविटी इससे थोड़ी सी ज्यादा होती है, बट इससे काफी कम होती है। और कंडक्टिविटी की बात करूं तो इससे कम होती है, बट इंसुलेटर से ज्यादा होती है। ठीक है, तो मुद्दे की बात यह है, सेमीकंडक्टर वो बीच की कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी करने वाले एलिमेंट्स होते हैं, और इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इसमें कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। देखो मेटल कंडक्टर की बात करूंगा तो उसमें अनकंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तुमने एक मेटालिक वायर लगा दिया, एक पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में सट्ट से करंट फ्लो होगा और पूरा पोटेंशियल डिफरेंस किल हो जाएगा। बट अगर मुझे एक कंट्रोल्ड फ्लो चाहिए तो मैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पे वर्क करूंगा। कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब कम एनर्जी, कम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कम करंट, कम पावर डिसिपेशन। इसीलिए तो एलईडी बल्ब यूज हो रहे हैं। एलईडी बल्ब हैं क्या भाई, एलईडी बल्ब सेमीकंडक्टर्स पे बेस्ड हैं। आपके मोबाइल फोन सोचो, बैटरी चार्ज कर लेते 1 दिन 2 दिन चल जाती है। कैसे चलती है? कभी मोबाइल चार्ज करने से बिजली का बिल बहुत ज्यादा आया है क्या? ऐसा सुना है? नहीं। रीजन बीइंग क्योंकि सेमीकंडक्टर प्लेट्स पे आपका मदरबोर्ड डिफाइन होता है, जो कि बहुत कम करंट यूसेज करता है। समझ रहे हो बात को? तो कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां भी चाहिए वहां सेमीकंडक्टर का कॉन्सेप्ट आएगा। ओके सर, बढ़िया। अब
कुछ एलिमेंटल सेमीकंडक्टर होते हैं, कुछ बनाए जाते हैं, कुछ कंपाउंड फॉर्म में। एलिमेंटल में तो भाई सिलिकॉन और जर्मेनियम मतलब स्टैंडर्ड एग्जांपल। कंपाउंड में कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं। ये आपके सामने एग्जांपल दिए हुए हैं, फटाफट वीडियो पॉज करके इनको एक बार गो थ्रू कर लो। अगर केस आता है, अगर क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव फॉर्म में, तो आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, ओके सर, बढ़िया। अब एक मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है एनर्जी बैंड थ्योरी का। तो देखो होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी शेल्स में होते हैं, ठीक है। अब जो शेल्स में होते हैं वो एक पर्टिकुलर एनर्जी पे, ठीक है। अब एटम इंडिविजुअली तो मिलता नहीं है भाई। एटम्स कैसे मिलते हैं? एटम लैटिस स्ट्रक्चर में मिलता है। तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है सॉलिड स्टेट, तो उसमें पता है लैटिस स्ट्रक्चर बनते हैं एटम्स के। अब ये लैटिस स्ट्रक्चर, इनके कॉम्बिनेशन से होता क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स आपस में मर्ज हो जाती हैं, और मर्ज होने से जितने भी इलेक्ट्रॉन उन शेल्स में होते हैं उनको बढ़िया वीजा मिल जाता है हर एक पूरे एटम में मूव करने का, पूरे क्रिस्टल लैटिस में मूव करने का। पूरा जो सब्सटेंस है उसमें मूव करेंगे, वही एलिमेंट्स आपके कंडक्टर कहलाते हैं। जिन एलिमेंट्स में वो इलेक्ट्रॉनिक शेल्स मर्ज नहीं होती, मतलब उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वो बेसिकली एक इंसुलेटर का काम करते हैं। और जिनमें मर्ज हो भी जाती, नहीं भी होती, वो बेसिकली सेमीकंडक्टर का बात करते हैं। अल्टीमेटली मुद्दे की बात यह है कि इलेक्ट्रॉन्स के पास बेसिकली दो बैंड हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन अपनी शेल्स में ही है, लेकिन वो एनर्जी जो शेल्स में है उसी के हिसाब से दो बैंड डिफाइन कर देते हैं। कौन कौन से भाई? एक कंडक्शन बैंड होता है और एक वैलेंस बैंड होता है। एक कंडक्शन बैंड होता है और एक क्या होता है? एक हो जाता है आपका वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड में है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, वैलेंस बैंड में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। ठीक है सर, समझ गए। तो अब इससे क्या समझाना चाह रहे हो? इससे मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं। सारे इलेक्ट्रॉन कहां बने रहते हैं? सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होते हैं। और यहां से अगर इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाना है तो भैया उसे एक एनर्जी गैप को क्रॉस करना पड़ेगा, जिस एनर्जी गैप की वैल्यू ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। समझ गए बात को? हर एक इलेक्ट्रॉन को जिसको कंडक्शन बैंड में जाना है उसे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए, तब जाके वो कंडक्शन बैंड में आएगा और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। मुद्दे की बात, इंसुलेटर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है भाई, कर सकता है। बिजली भी तो तड़कती है हवा में ही, हवा कोई इंसुलेटर ही तो है, हवा कोई कंडक्टर थोड़ी है, बट तड़कती है ना। मुद्दे की बात वही है कि इंसुलेटर भी कंडक्ट कर सकता है, बट उतनी एनर्जी दो इलेक्ट्रॉन्स को कि वो कंडक्शन बैंड में जाए और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे। ठीक है सर, इंसुलेटर समझ गए। इंसुलेटर तो सर समझ गए हम, इंसुलेटर समझ गए। अब सेमीकंडक्टर में क्या होता है? सेमीकंडक्टर में यही जो एनर्जी गैप देख रहे हो आप, यही जो एनर्जी गैप देख रहे हो आप, ये लेसर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना? लेसर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैपिंग है वो लेसर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है। और कंडक्टर्स की बात करूं, कंडक्टर्स में क्या होता है? कंडक्टर्स में जो लोअर मोस्ट शेल देख रहे हो ना कंडक्शन बैंड का, वो यहां होता है, और ये अपर मोस्ट जो देख रहे हो वो यहां होता है। ठीक है, मतलब ये पूरा हो जाता है वैलेंसी बैंड और ये पूरा हो जाता है कंडक्शन बैंड। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स तो भाई वैलेंसी बैंड में भी हैं और कंडक्शन बैंड में भी है। क्लियर है? और यहाँ सेमीकंडक्टर में क्या होता है? वैलेंसी बैंड में है लेकिन कंडक्शन बैंड में भी थोड़े बहुत है। क्लियर? तो ये सेमीकंडक्टर्स का होता है, ये सेमीकंडक्टर्स का होता है, और ये किसका होता है? ये कंडक्टर्स का होता है। क्लियर है? तो तुम्हें ये चीजें पता होनी चाहिए। इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम क्लियर समझ में आना चाहिए, इससे रिलेटेड सवाल आ सकता है। ओके सर, समझ गए हम एनर्जी बैंड डायग्राम। अब आओ बात करते सेमीकंडक्टर के बारे में। यहां तक कंडक्टर और इंसुलेटर साथ में थे, अब उन्होंने साथ छोड़ दिया। अब बोला भाई सेमीकंडक्टर आगे की जर्नी तो अकेला कर, क्योंकि टॉपिक का नाम भी तो वही है। तो अब बात करते सेमीकंडक्टर के बारे में। अब सेमीकंडक्टर में ऐसा क्या है? सेमीकंडक्टर में ऐसा क्या है कि वो कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है? तो सेमीकंडक्टर में बेसिकली होता ये है कि 0 केल्विन की अगर मैं बात करूं, 0 केल्विन मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उस समय सारे जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ना वो रहेंगे वैलेंसी बैंड में। सिंपल, जैसे एक सिलिकॉन, क्योंकि एलिमेंटल है उसी का केस लेता हूं, तो सिलिकॉन मान लो ये है, सिलिकॉन मान लो ये है, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, ये रहे कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। अब होगा क्या? 0 केल्विन पे तो स्ट्रक्चर रहता है, लेकिन 0 केल्विन से थोड़ा सा अगर तुमने ज्यादा लिया ना तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ऐसे उचक जाता है और कहाँ चला जाता है भाई? वो जाता है कंडक्शन बैंड में। और यहाँ पीछे क्या छोड़ जाता है? पीछे छोड़ जाता है एक होल। होल एक तरीके का पॉजिटिव चार्ज है, होल एक तरीका का क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और यहाँ पे आ गया क्या? इलेक्ट्रॉन। तब कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तो करंट के लिए मूव करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन हो गया जो कंडक्शन बैंड में रहेगा, और ये जो होल है
अगर करंट ऐसे चल रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो होल इधर जाएगा और यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर जंप कर जाएगा, तो यहाँ पे होल बन जाता है। मुद्दे की बात, जो ट्रांसमिशन, जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है वो होल की वजह से भी होता है और किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होता है। जो टोटल करंट होने लगता है वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से होने लगता है। किसमें? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। मतलब किसी भी तापमान में 0 केल्विन से ऊपर आपके इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी रहती है कि वो कंडक्शन बैंड में जंप कर जाए, और कंडक्शन बैंड में जंप करने से क्या होता है कि भाई कंडक्शन होने लगता है इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू भी और होल्स के थ्रू भी। समझ गए सर? क्लियर कट, एकदम क्लियर है। लेकिन इससे काम नहीं बनता, उतनी वैल्यू नहीं आती इलेक्ट्रॉन और होल की कि इतना तुम चार्ज कैरियर, ये बेसिकली एक 4 तरीके के चार्ज कैरियर हो गए। तो चार्ज कैरियर उतने ज्यादा होते नहीं है इंट्रिंसिक में, तो क्या करते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कॉन्सेप्ट लाते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब डोपिंग की जाती है। क्या की जाती है? डोपिंग की जाती है। डोपिंग ऑफ सेमीकंडक्टर इज डन। किसमें करते हैं भाई डोपिंग करते हैं हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर मैं डोपिंग कर दूं, और डोपिंग मतलब क्या है, एक अलग सा एलिमेंट में मिला दूं, तो 2 टाइप के एलिमेंट में मिलाता हूं, 2 टाइप के एलिमेंट मिलाता हूं, और 2 टाइप के एलिमेंट मिलाने से 2 अलग अलग टाइप के सेमीकंडक्टर बनते हैं। पहला जो एलिमेंट मिलाता हूं वो मिलाता हूं पेंटावेलेंट डोपेंट। अब पेंटावेलेंट डोपेंट क्या हो गया? एग्जांपल के लिए फास्फोरस। अब फास्फोरस क्या हो जाएगा, जैसे देख सिलिकॉन है, सिलिकॉन में फास्फोरस डाल दिया, ठीक है। अब सिलिकॉन की वैलेंसी 4 है, बट फास्फोरस की कितनी है? 5। तो 4 से तो बॉन्ड बना लिया, इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। तो अगर कुछ मिलियन पीपीएम के बेसिस पे जानते हैं, तो कुछ पीपीएम अगर मैंने फास्फोरस डाला ना, तो अचानक से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो इस केस में क्या होता है, जो ओवरऑल तुम्हारी चिप थी सेमीकंडक्टर की, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा हो गए, नंबर ऑफ होल्स से। किससे? नंबर ऑफ होल्स से। तो ओवरऑल इसमें कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, ज्यादा चार्ज कैरियर, ज्यादा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी रहेगी। तो ओवरऑल यहाँ पे जो कंडक्टिविटी रहती है इलेक्ट्रॉन होल दोनों से रहती है, लेकिन इसके थ्रू ज्यादा हो जाती है। और ओवरऑल इस टाइप के सेमीकंडक्टर को क्या बोलते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर है? एन टाइप समझ में आया? एन टाइप में क्या ज्यादा होते हैं? इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। दूसरा जो वेरिएंट रहता है वो उसमें रहता है ट्राइवेलेंट डोपिंग। क्या रहता है? ट्राइवेलेंट डोपेंट यूज होता है। अब ट्राइवेलेंट डोपेंट का कोई एक एग्जांपल, भाई एल्यूमिनियम ले लो। अब एल्यूमिनियम ले लोगे तो वापस भाई डायग्राम बनाओ, देखो सिलिकॉन ये रहा, ओके बढ़िया, ये एल्यूमिनियम, ये इधर। अब यहां पे एक होल बन गया, समझ रहे हो? यहां पे एक होल बन गया। रीजन मीन, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास तो 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे होल बन गया। तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ होल्स ज्यादा हो जाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। यहाँ पे होल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, और जैसा मैंने तुम्हें बताया होल्स को किसकी तरह कंसिडर करना है? पॉजिटिव चार्ज की तरह। तो इसमें ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है। ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से क्या हो जाता है, ये आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। एडिटर माइक म्यूट हो गया था, सो आई एम स्टार्टिंग अगेन फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से आवाज नहीं आई थी, सो प्लीज उस पोर्शन को आप कट कर देना, प्लीज कट दैट पोर्शन एंड स्टार्ट अगेन फ्रॉम दिस पॉइंट। सो आई थिंक सबको समझ में आ गया कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं और बेसिकली इस पॉइंट को जानते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो ni² के बराबर होता है हर एक सेमीकंडक्टर के लिए, जहां पे ni की वैल्यू एक कांस्टेंट होती है, जिसे नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स बोलते हैं। ओके सर, ठीक है, परफेक्ट। अब देखो एक पीएन जंक्शन डायोड की बात करते हैं, ठीक है। सो पीएन जंक्शन डायोड में बेसिकली क्या होता है कि एक सेमीकंडक्टर की प्लेट यूज करते हैं, एक सेमीकंडक्टर की एक प्लेट यूज करते हैं, उसमें एक तरफ पे यहाँ पे स्प्रे किया जाता है, यहाँ पे ऐसे स्प्रे करते हैं। किसको स्प्रे करते हैं? एक तरफ स्प्रे करते हैं हम ट्राइवेलेंट एटम, जो कि हो जाता है मान लीजिए एल्यूमिनियम, ठीक है। और एक तरफ पे हम क्या करते हैं? पेंटावेलेंट एटम को हम स्प्रे करते हैं। क्लियर है? एक तरफ हम पेंटावेलेंट एटम को स्प्रे करते हैं, जो कि है फास्फोरस। अभी पेंटावेलेंट एटम को स्प्रे करने से यहाँ पे क्या हो जाता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, तो ये साइड एन टाइप हो जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स बन जाते हैं, तो ये पी टाइप बन जाता है। तो ये बेसिकली बन जाता है मेरा पीएन जंक्शन। क्लियर है? एक पीएन जंक्शन डायोड बन जाता है। अब इसको थोड़ा डिटेलिंग में समझते होता क्या है। देखो जरा ध्यान दो कि एक पीएन जंक्शन में क्या होता है, एक पीएन जंक्शन में क्या होता है कि पी टाइप में क्या है,
पी टाइप में क्या है सर? पी टाइप में तो होल्स हैं, पी टाइप में तो होल्स हैं, और यहाँ पे क्या है सर? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब होगा क्या कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ऐसे उठेंगे और ऐसे होल्स के पास चले जाएंगे, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स उठेंगे और होल्स के पास चले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन जाएगा। अब इस रीजन में क्या हुआ? यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे पहले वो गायब हो गए, और यहाँ पे जो होल्स थे वो भी गायब हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन हो गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिप्लीट हो गए, यहाँ पे होल डिप्लीट हो गए, ये कहलाता है तुम्हारा डिप्लीशन रीजन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम डिप्लीशन रीजन, ठीक है। क्या बोलते हैं? डिप्लीशन रीजन। अब देखो डिप्लीशन रीजन के बनने से क्या है, समझ में आया? इसे डिप्लीशन रीजन बोलते हैं। अब देखो डिप्लीशन रीजन के बनने से क्या हुआ कि ओवरऑल क्या हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर उठ के आया तो ये थोड़ा नेगेटिवली चार्ज हो गया, और यहां से इलेक्ट्रॉन इधर उठ के आया तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एस्टैब्लिश हो जाती है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाती है, ये पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल बन जाता है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऐसे एस्टैब्लिश होने से होता क्या है कि ये जो फर्दर इलेक्ट्रॉन्स है ना, उनपे वो अगर उधर जाना चाहेंगे ना तो उनपे बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, मतलब फर्दर रिकॉम्बिनेशन जो इलेक्ट्रॉन होल का होना चाहिए उसको ये इलेक्ट्रिक फील्ड रोक देती है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है उसको जंक्शन वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उसको जंक्शन वोल्टेज बोलते हैं। क्लियर है? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? पीएन जंक्शन डायोड यही होता है, सिंपल सी चीज। डिप्लीशन रीजन कैसे बनता है और जंक्शन वोल्टेज कैसे बनता है, इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके का होता है, ट्रायंगल, और ये पी टाइप एन टाइप, ठीक है, पीएन जंक्शन दिखाता है। ओके, सारी बात क्लियर है? अब देखो इसको आगे समझने के लिए तुम्हें मेरे साथ एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये जो डिप्लीशन रीजन है ना, डिप्लीशन रीजन को तुम किसकी तरह समझोगे? एक रेजिस्टेंस की तरह। किसकी तरह समझोगे? एक रेजिस्टेंस की तरह। डिप्लीशन रीजन को एक रेजिस्टेंस की तरह समझोगे और तब जाके तुम फॉरवर्ड और रिवर्स बायस की कंडीशन बड़े आराम से समझ सकते हो। आओ देखते हैं। तो पहले समझते हैं फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन। अब फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन क्या है? फॉरवर्ड बायसिंग की सिंपल सी कंडीशन ये है कि एक पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर यहां पे लिखा हुआ है। अब पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर है, उसमें अगर पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से अगर मैंने जोड़ दिया, इसको पॉजिटिव से इसको नेगेटिव से मैंने जोड़ दिया, तो ये बेसिकली कंडीशन किसकी हो गई? फॉरवर्ड बायसिंग की। समझ रहे हो? ये फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन होता है। अब देखो होता क्या है इससे। अभी मैंने जस्ट बताया यहाँ पे एक जंक्शन पोटेंशियल था जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी थी, तुमने एक्सटर्नल सोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी बना दी। तो ये एक्सटर्नल सोर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? अगर पहले डिप्लीशन रीजन यहां तक था ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके डिप्लीशन रीजन को छोटा कर रही है, काट रही है। देखो ये उसके ऑपोजिट में, तो डिप्लीशन रीजन यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पे डिप्लीशन रीजन क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है, छोटा हो जाता है। इस सिनेरियो में डिप्लीशन रीजन का जो विड्थ है वो रिड्यूस कर जाती है, दैट रिड्यूसेस। अब डिप्लीशन रीजन को सर हमने तो रेजिस्टेंस की तरह समझा है, मतलब ये घट रहा है यानी रेजिस्टेंस घट रहा है। रेजिस्टेंस घटता है तो क्या बढ़ता है भाई? V इक्वल टू आई आर। याद है? I इक्वल टू वी बाई आर। I इक्वल टू वी बाई आर। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो I की वैल्यू, सॉरी, रेजिस्टेंस कम होगा तो I की वैल्यू बढ़ जाएगी। सो इसमें करंट बढ़ जाता है। इसमें करंट किस में होता है? मिली एम्पियर्स में होता है। अब जिन जिनको लग रहा है सर मिली एम्पियर कोई करंट होता है, टेंशन मत लो, इससे तुम एनालिसिस ले पाओगे जब रिवर्स बायस देखोगे। तो रिवर्स बायस देखो, रिवर्स बायस में क्या होता है? रिवर्स बायस में पी टाइप एन टाइप से नेगेटिव से कनेक्टेड है और एन टाइप पॉजिटिव से कनेक्टेड है, इसको रिवर्स बोलते हैं। अब रिवर्स बायस में क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी थी और इस एक्सटर्नल सोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो क्या होता है? डिप्लीशन रीजन तो पहले ऐसा था वो बढ़ गया, वो विड्थ में बढ़ गया। तो यहाँ पे डिप्लीशन रीजन की वैल्यू क्या होती है भाई? इंक्रीज कर जाती है। डिप्लीशन रीजन इंक्रीज कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया। रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट घट जाता है। करंट किस में आता है? करंट माइक्रो एम्पियर में आता है। देख रहे हो करंट किस में आ गया? माइक्रो एम्पियर। तो ये माइक्रो एम्पियर और ये मिली एम्पियर, तो ये ज्यादा है ना, समझ रहे हो? इसीलिए फॉरवर्ड बायस में जब भी आपका पोटेंशियल रहता है ना, फॉरवर्ड बायस में जब भी पोटेंशियल वो सेमीकंडक्टर डायोड रहता है, उसे बोलते हैं ये क्लोज्ड स्विच की तरह काम कर रहा है। क्लोज्ड स्विच की तरह काम करना मतलब इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मिली एम्पियर में करंट है। लेकिन जब रिवर्स बायस में रहता है तो हम बोलते हैं एक ओपन स्विच की तरह सर्किट काम कर रहा है। ओपन स्विच मतलब तुमने की नहीं दबाई, करंट में करंट नहीं चल रहा सर्किट में, क्योंकि करंट इतना कम है तो हम मानते करंट है ही नहीं। समझ रहे हो? तो जब भी रिवर्स बायस कंडीशन में डायोड हो तो ओपन स्विच मतलब करंट नहीं जाएगा। क्लियर है? ओके। इसका VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व कुछ इस तरीके का रहता है। फॉरवर्ड बायस में कुछ ऐसा रहता है और रिवर्स बायस में कुछ इस तरीके का रहता है। समझ रहे हो बात को? फॉरवर्ड बायस में VI ऐसे जाता है, रिवर्स बायस में VI ऐसे जाता है। इसके बारे में और डिटेल्ड तरीके से हम समझेंगे तो देख सकते हो आप। फॉरवर्ड बायस में करंट पहले ऐसे जाता है, इसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं,
और सॉरी इसको नी वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है, इसको नी वोल्टेज बोलते हैं, ओके। और ये यहां पे कहलाता है जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, जीनर वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। अब देखो मुद्दे की बात, जो फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट रहता है वो मिली एम्पियर में रहता है और रिवर्स बाइसिंग में करंट किस में रहता है, माइक्रो एम्पियर में, ठीक है। सो इसके कंपैरिजन में यहाँ करंट बहुत कम रहता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ के बाद जो डायोड है रिवर्स बायस कंडीशन में एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह भी काम आता है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। बट मेन मुद्दे की बात यह है कि जो ग्राफ रहता है वो उस हिसाब से रहता है। अब तुम देख सकते हो ये कैसे है, ये नॉन ओमिक डिवाइसेस है। नॉन ओमिक क्यों? क्योंकि ओमिक डिवाइसेस में वी आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, स्ट्रेट लाइन कर्व आता है वी और आई के बीच में, लेकिन यहाँ पे तो आड़े टेढ़े कर्व हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या जानते हैं, यहाँ पे हम डायनामिक रेजिस्टेंस डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं हम यहाँ पे? डायनामिक रेजिस्टेंस। और डायनामिक रेजिस्टेंस क्या होता है? वो होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई के बराबर, ठीक है। आर डी जो डायनामिक रेजिस्टेंस है वो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई होता है। मतलब किसी भी पॉइंट पे स्लोप बनाओ और एंगल पता करो, उस तरीके से तुम डायनामिक रेजिस्टेंस डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। सो आई सपोज सभी को ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्लियर हो चुका होगा। सो सबको समझ में आ चुका है, चलो सर बढ़िया। अब देखो यहाँ पे एक बहुत मजेदार चीज करने वाला हूं मैं, क्या है, मैं जीनर वोल्टेज के बारे में डिस्कशन करूंगा। किसके बारे में? जीनर वोल्टेज के बारे में, और कैसे जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज एक काम की चीज बन जाती है। होता क्या है यहाँ पे, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पर्टिकुलर पोटेंशियल के बाद रिवर्स बायसिंग में जो डायोड है वो ब्रेकडाउन, वो फेल कर जाता है, और वहां पे जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज कैसे हमारे हेल्प कर सकता है, आओ देखो। सो जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज अकर्स इन हेविली डोप्ड जंक्शन, ठीक है। हेविली डोप्ड जंक्शन, जहां पे हेविली डोपिंग की जाती है वहां पे जीनर ब्रेकडाउन होता है, और जहां पे लाइट डोपिंग की जाती है, वहां पे क्या होता है? वहां पे इसी जीनर ब्रेकडाउन को क्या बोलते हैं हम? एवलांच ब्रेकडाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवलांच ब्रेकडाउन। ओके सर, ठीक है सर, समझ आ गया। चलो अब होता क्या है कि तुम देख सकते हो यहाँ पे एक पर्टिकुलर पोटेंशियल, यहाँ पे इस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के बाद करंट जो है इनहैंस करता है, बट पोटेंशियल आपका बिल्कुल नहीं बढ़ रहा। ये देखो पोटेंशियल की वैल्यू एकदम सेम है, और ये जो सेम पोटेंशियल है यही एक फिनोमिना होता है बेसिकली आपका वोल्टेज रेगुलेशन के काम में, ठीक है। सो ये जीनर ब्रेकडाउन, जीनर डायोड एक वोल्टेज रेगुलेटिंग डिवाइस की तरह काम करता है अपॉन द फिनोमिना ऑफ एवलांच ब्रेकडाउन in a junction diode, ठीक है। When the reverse bias applied to a junction diode is increased, there is an abrupt rise in the reverse current when the reverse bias reaches a certain values known as the breakdown voltage or the Zener voltage, okay. Thus in this region of reverse characteristic curve, the voltage across the diode remains ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है पोटेंशियल, और इसीलिए एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। समझ गए? चलो सर बढ़िया। अब देखो इसी फंडा को यूज करेंगे हम वीआई कैरेक्टरिस्टिक कर्व को, और जानेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर का कॉन्सेप्ट, जिसके बारे में क्वेश्चन आते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड भी आते हैं, और इसके बारे में जानते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। अब हाफ वेव रेक्टिफायर बेसिकली काम कैसे करता है कि यहां पे आप मान लो एक इनपुट सिग्नल दे रहे हो, कुछ इस टाइप का, ये आपका इनपुट सिग्नल है, जो आप देख रहे हो ये इनपुट सिग्नल है। अब इनपुट सिग्नल आपने दिया तो एक बार क्या होता है, ये एक ऑल्टरनेटिंग करंट है। ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब एक बार करंट ऐसे जाएगा, दूसरी बार में करंट इस तरीके से जाएगा। तो जब करंट इधर जा रहा है, जब करंट इस तरीके से जा रहा है, मतलब यहां से इधर जा रहा है, देखो जब करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा तो ये पीएन जंक्शन किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ये पीएन जंक्शन एक फॉरवर्ड बायस कंडीशन की तरह बिहेव करेगा, और फॉरवर्ड बायस कंडीशन में ये पूरा का पूरा एक क्लोज सर्किट की तरह बिहेव करता है, मतलब करंट सर्किट में चलेगा। तो जो इनपुट दिया वो इनपुट आउटपुट के फॉर्म में आ जाएगा, ओके। यहाँ पे आउटपुट रिकॉर्ड हो रहा है, वो हो जाएगा। लेकिन जब करंट अपना डायरेक्शन रिवर्स कर देगा, ये तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन, यहाँ करंट चलेगा, लेकिन जब तुम करंट रिवर्स कर दोगे तो ये रिवर्स बायस कंडीशन में हो जाएगा, और रिवर्स बायस कंडीशन में सर्किट एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, मतलब करंट नहीं चलेगा। तो उससे क्या होगा? आउटपुट तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलेगा बहुत थोड़ा सा, लेकिन इतना कम मिलेगा कि उसकी वैल्यू नियरली इक्वल टू 0 होगी। तो तुम बेसिकली ये साइकिल्स जो फॉरवर्ड बायस में वो पता कर पाते हो। फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो जितनी फ्रीक्वेंसी इसकी रहती है उतनी फ्रीक्वेंसी आउटपुट की रहती है। यहां हाफ वेव में फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट होता है। समझ में आया?
जी सर, बिल्कुल समझ में आ गया, क्लियर कट बात। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस जानते हैं फुल वेव रेक्टिफायर का। किसका? फुल वेव रेक्टिफायर का। अब फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, यहाँ पे दो डायोड लगा देते हैं, D1 और D2। होता क्या है कि जब सपोज करंट इधर जा रहा है तो इसमें इधर जा रहा है। ये जो है ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होता है, ये रिवर्स बायस कंडीशन में होता है। इसके फॉरवर्ड बायस होने से इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा आउटपुट में निकल जाएगा। तो भैया ये जो इनपुट है वो इनपुट के तौर पे निकल गई। अब करंट ने, क्योंकि यह फॉरवर्ड बायस है तो यहां करंट चल रहा है, भले रिवर्स बायस हो, बट जैसे ही करंट ने अपना डायरेक्शन चेंज करके ये कर दिया तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा। ये डायोड किसी काम का नहीं, बट ये वाला डायोड जो है ना, जिसमें करंट इस तरीके से जा रहा है, ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, तो यहां पे भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर हो जाता है। तो बेसिकली होता क्या है, हमें आउटपुट में सेकंड जो आपकी ये वाली ऑपोजिट डायरेक्शन की करंट वाली जो ये पीक दिख रही है वो भी मेजर हो पाती है। मतलब आउटपुट सारी शेल्स का निकलता है, इसको फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। सारी वेव्स रेक्टिफाई हो गई। यहां पे आप देखोगे एक फ्रीक्वेंसी में एक पूरी वेव आ रही है, तो यहां पे वो दो बार आ गई, तो यहां पे फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट जो होता है वो 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट के बराबर होता है। समझ गए? क्लियर सर, समझ गए। ओके, चलो इस केस को जानते हैं। करंट इन ए इन द सर्किट विल बी, करंट कितना होगा भाई यहां पे? तो देखो क्या हो रहा है कि बेसिकली आप देख सकते हो पॉजिटिव टर्मिनल है, भी पॉजिटिव टर्मिनल यहां देखोगे तो ये वाला जो है ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है, बट इसकी बात करूंगा तो ये रिवर्स बायस कंडीशन में। रिवर्स बायस कंडीशन में क्या होता है, ये एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। ओपन सर्किट में करंट नहीं चलता, ओपन सर्किट में करंट नहीं चलता। अब ओपन सर्किट में करंट नहीं चल रहा है तो बस करंट कहां जा रहा है, आई इधर जा रहा है, पूरा का पूरा आई इधर निकल के आ जा रहा है, आई इधर निकल के आ जा रहा है। तो बताओ जरा क्या पता करना है, करंट इन एम्पियर बताओ, करंट कितना होगा भाई? 5 डिवाइडेड बाय 20 और 30, सो 5 बाय, ये ओम है, वॉट नहीं है, ये क्या है? ओम है। ये क्या है? ओम है। सो 5 डिवाइडेड बाय 50 ओम कितना हो जाएगा? आई की वैल्यू 5 बाय 50 कितनी होगी? 1/10 एम्पियर। क्लियर है? बिल्कुल। ऑप्शन है क्या? ऑप्शन है ये रहा 5 बाय 50, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। ठीक है सर, परफेक्ट, क्लियर। अगले सवाल, अगले केस पे चलते हैं। अगला केस बेसिकली आता है जब डायोड्स को आप अलग अलग डिवाइसेस अलग अलग फॉर्मेट में यूज करते हो। तो सबसे पहला फॉर्मेट होता है एक सोलर सेल की तरह यूज करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा तो भाई आएगा आपके ग्राफ पे, और वही ग्राफ बना रखा है, ये देख लो, इस टाइप का ग्राफ है जहां पे ये ओपन सर्किट की तरह ओपन सर्किट वोल्टेज कहलाता है, ये आपका शॉर्ट सर्किट करंट कहलाता है। समझ जाओ, ये सोलर सेल का है। जब आपका डायोड सोलर सेल होता है, जब डायोड एक एलईडी की तरह यूज होता है तो ये कर्व बनता है। जब वही डायोड फोटो सेल की तरह यूज होता है तो इस टाइप का कर्व बनता है। ये याद रख लो। यहाँ पे इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी कैसी होती है? इंटेंसिटी ऐसे बढ़ती जा रही है। इंटेंसिटी बढ़ने से आप देख सकते हो करंट की वैल्यू भी इनहैंस होगी। समझ गए? क्लियर है? सब कुछ क्लियर? ओके सर, ये हो गया डायोड का यूजेज इन द 3 फॉर्मेट। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्रांजिस्टर। सेमीकंडक्टर्स में ट्रांजिस्टर का यूजेज क्या आता है? तो देखो ट्रांजिस्टर में बेसिकली क्या होता है, इसके नाम से देखो, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का मतलब ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर। ये बेसिकली ट्राई जंक्शन डायोड होता है। क्या होता है? ट्राई जंक्शन डायोड। जैसे कि अभी तक तुमने सेमीकंडक्टर डायोड पढ़ा था, पीएन जंक्शन डायोड, जो कि बाई जंक्शन डायोड था, जिसमें एक पी टाइप था, एन टाइप था। यहां पे पी होगा, एन होगा, या पी होगा, या फिर एन होगा, पी होगा और एन होगा। समझ गए? तो मतलब बेसिकली ट्रांजिस्टर क्या होता है? ट्रांजिस्टर एक ट्राई जंक्शन, कहां लिखा है? ट्रांजिस्टर इज अ three terminal device which transfers a signal from a low resistance circuit to a high resistance circuit. ये कैसे बनता है भाई? ये कैसे बनता है? It is formed when a thin layer of one type of extrinsic semiconductor, P or N type, is sandwiched between two thick layers of another type of extrinsic semiconductor. ठीक है? तो अब देखो इसमें 3 वेरिएंट होते हैं। 3 टर्मिनल है, 3 टर्मिनल यहां लिखे। पहला होता है एमिटर, दूसरा होता है बेस, तीसरा होता है कलेक्टर। एमिटर के साथ ये होता है, ये बहुत हाईली डोप्ड होता है, ये बहुत हाईली डोप्ड होता है, बहुत हाईली डोपिंग हो रखी होती है इसमें, और बहुत ज्यादा हाई नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होते हैं। ठीक है? बेस जो होता है, बेस बहुत ही लो डोपिंग हो रखी होती है। ठीक है? और इसमें मॉडरेटली डोपिंग हो रखी होती है, इसमें मॉडरेटली डोपिंग हो रखी होती है। ओके, सो इसमें मॉडरेटली डोपिंग हो रखी है। अब देखो एमिटर का नाम जैसा है, एमिटर का नाम क्या है भाई? एमिट करेगा, जो नाम है वैसा काम होगा। हाई डोपिंग हो रखी है तो ये एमिट करता है। ठीक है? अब इनका स्ट्रक्चर कैसा रहता है? या तो ये पीएनपी रहेंगे या फिर एनपीएन रहेंगे। कैसे? या तो पीएनपी या फिर एनपीएन। ओके सर, अब इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो देखो
अगर पीएनपी होता है, अगर पीएनपी होता है तो यहां से देखो करंट जाता है, यहां से करंट ऐसे जाएगा, यहां से करंट जाएगा। अब क्योंकि ये ज्यादा इसमें डोपिंग हो रखी है, ज्यादा नंबर ऑफ पीएनपी है, तो नंबर ऑफ होल्स यहां होंगे, करंट ऐसा जा रहा है, होल से एन की तरफ जाएगा। अब बेस वाला रीजन क्या है? बेस वाला रीजन बहुत लो डोपिंग का है, बेस वाला रीजन बहुत लो डोपिंग का है। लो डोपिंग की वजह से होता क्या है, जितना भी ये आई ई जा रहा होता है उसमें से आई बी की जो वैल्यू होती है, जो कि बेस से निकलेगा करंट, बहुत ही ज्यादा कम होती है। कितनी होती है? बहुत कम। अगर वैल्यू बताऊं तो मात्र 5% होती है किसकी? आई ई की। मतलब 5/100 टाइम्स ऑफ आई। तो बाकी बचा हुआ करंट कहां जाता है? बाकी बचा हुआ करंट कलेक्टर के थ्रू चला जाता है और ये हो जाता है आईसी। तो अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस की बात करूं या मतलब करंट की बात करूं तो यहां पे ये चीज तो क्लियर है, आई ई की वैल्यू आई बी प्लस आई सी के बराबर है। आई ई की वैल्यू आई बी प्लस आई सी के बराबर होती है। सेम चीज यहां भी होती है क्या? हाँ, सेम चीज यहां भी होती है। ये एनपीएन है तो यहां पे होगा क्या कि न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जाएंगे, क्योंकि एन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स पी की तरफ जाएंगे तो करंट उल्टा जाएगा। ठीक है, अब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स बेस में जाते हैं, तो मतलब वापस आई बी की वैल्यू बहुत छोटी हो जाती है, वही 5% ही हो जाती है किसकी? ऑफ आई ई के बराबर। फिर कलेक्टर से करंट आ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उधर जा रहे हैं और ये दोनों मिलके किसके? आई ई के बराबर हो रहे हैं। तो यहां पे भी ये केस तो वैलिड ही रहेगा, आई ई की वैल्यू हमेशा आई बी प्लस आई सी के बराबर होगी। ठीक है सर, बिल्कुल बढ़िया। इनका जो रिप्रेजेंटेशन सिंबल होता है वो कैसा होता है? एनपीएन। ऐसा इस तरीके से दिखाया जाता है। एमिटर अगर एनपीएन है, ये क्या आपका एनपीएन है? एनपीएन है मतलब एमिटर की से करंट बेस की तरफ नहीं जाएगा, एमिटर की तरफ आएगा। तो देखो ये एरो किसको दिखा रहा है? एनपीएन को, मतलब इसको। ठीक है, और पीएनपी है तो भाई एमिटर से करंट ऐसा जाएगा, अगर एमिटर नीचे होता तो करंट ऐसा जाता। समझ गए बात को? ये क्या है? ये पीएनपी है, ये इधर दिखा रहा है। समझ गए? क्लियर है? एनपीआर और पीएनपी दोनों का सिंबल समझ में आ गया? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आ गया। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ये आई इक्वल्स टू आई बी प्लस आईसी होता है और आईबी की वैल्यू बहुत कम होती है, तो आईसी कितना हो जाएगा भाई? आईबी जो है बहुत छोटा है। कितना है? मात्र 5/100 ऑफ आई ई। और आईसी कितना? आईसी हो गया सर 95/100 टाइम्स ऑफ आई ई। ओके, अब देखो ये जो राज दिख रहा है ना तुम्हें, ये जो फंडा दिख रहा है, यहीं पे पूरा का पूरा गेम बसा हुआ है ट्रांजिस्टर का एज एन एम्पलीफायर यूज करना। ठीक है, कैसे सर? देखो यहां पे क्या देख रहा हूं कि जो IB है वो तो मात्र 1/20 ऑफ IE है। बिल्कुल, IB जो है वो मात्र 1/20 ऑफ IE है। तो IE हो रहा है 20 टाइम्स IB। IE की वैल्यू कितनी हो रही है? 20 टाइम्स IB। अब किसी तरीके से अगर मैं अपना इनपुट जो है वो IB की तरफ से दे दूं, किसी तरीके से मैं बेस के थ्रू अपना इनपुट दे दूं, तो जब एमिटर के थ्रू करंट निकलेगा तो भाई वो 20 गुना हो जाएगा। समझ में आया? वो क्या हो जाएगा? 20 गुना हो जाएगा। और यही मेन फंडा होता है किसका? एम्प्लीफिकेशन का, कि यहां पे तुम इनपुट कुछ इस तरीके से देते हो कि बेस के थ्रू जो इनपुट जा रहा है वो एम्प्लीफाई होके आउटपुट में बढ़ के वैल्यू निकल रही है। यही मेन फंडा, यही मेन कॉन्सेप्ट यूज होता है ट्रांजिस्टर एज अ एम्पलीफायर यूज करने में। तो यहां पे हम किसके बारे में बात करेंगे? यहां हम बात करेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर विथ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। मतलब वहां पे एमिटर कॉमन हो जाएगा, मतलब जो इनपुट लगेगा वो कहां लगेगा? बेस और एमिटर के बीच में, और आउटपुट कहां लगेगा? कलेक्टर और एमिटर के बीच में। समझ आया? यस सर। तो देख लो यही बातें की है। द हेवीली डोप्ड एमिटर हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है, मेजॉरिटी कैरीज जो कि होल्स होते हैं पीएनपी में और क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं एनपीएन में। ठीक है सर। दीज मेजॉरिटी कैरियर्स एंटर द बेस रीजन इन लार्ज नंबर। द बेस इज थिन और लाइटली डोप्ड, बहुत छोटा होता है और लाइटली डोप्ड होता है। So the majority carriers there would be few और इसलिए बेस करंट बहुत छोटा होता है। ठीक है, इन द केस ऑफ अ पीएन जंक्शन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन। ये तो यार पीएन जंक्शन का आ गया, इसको छोड़ो। तो देखो ये हो गया हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर एज अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में इसको एज एन एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं। देखो कैसे, देखो जो मेरा इनपुट सिग्नल है वो ये रहा, जो मेरा इनपुट सिग्नल है वो ये रहा। देखो किसके बीच में? यहाँ पे एमिटर जो है कॉमन है, कलेक्टर एमिटर और बेस एमिटर। तो यहाँ पे जो इनपुट जा रहा है किसके बीच में जा रहा है सर? एमिटर और बेस के बीच में। ओके, जो आउटपुट जा रहा है वो किसके बीच में जा रहा है सर? कलेक्टर और आईई के बीच में। ओके सर, बढ़िया। जो मेरा बेस जा रहा है, मेरा जो बेस जा रहा है वो क्या है? ये मेरा इनपुट करंट हो गया। जो कलेक्टर है वो क्या हो गया?
जो IC है वो मेरा क्या हो गया, आउटपुट करंट हो गया। समझ में आ गई बात? जी सर बिल्कुल समझ में आ गई। आउटपुट सिग्नल देख सकते हो तुम, इनपुट से बड़ा होके निकलेगा। तो यही तो मेन कॉन्सेप्ट है एम्प्लीफिकेशन का भाई। बिल्कुल सर समझ में आ चुका है। ओके सर, अब यहाँ पे कुछ फॉर्मुलेशंस हैं जो फॉर्मुलेशंस हमें याद कर लेना है। सबसे पहला फॉर्मुलेशन क्या होता है? सबसे पहला फॉर्मुलेशन तो ये होता है भाई, IE की वैल्यू IC प्लस IB के बराबर है। हाँ सर ये तो अभी जस्ट देखा, ये तो जस्ट अभी देखा सर, समझ में आ चुका है। फिर अल्फा और बीटा यहाँ पे क्या होते हैं? अल्फा और बीटा यहाँ पे डिफाइन देख लेते हैं। अल्फा हो जाता है IC डिवाइडेड बाय IE। अल्फा क्या होता है? IC डिवाइडेड बाय IE। और बीटा क्या होता है? IC डिवाइडेड बाय IB। ये IE आता है डिनोमिनेटर में, ये क्या आता है? IB। अभी अल्फा और बीटा को इधर रख दोगे तो फाइनली ये रिलेशन आ जाती है 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू 1। समझ में आ गया? हाँ जी सर समझ में आ गया। अब वापस यहाँ देखो, बीटा जो डिफाइन होता है, बीटा क्या है? बीटा है तुम्हारा IC अपॉन IB, ठीक है, बीटा तुम्हारा IC अपॉन IB है। अब तुम अगर DC में दे रहे हो तो ठीक है, DC सप्लाई है तो IC अपॉन IB। लेकिन अगर AC इनपुट और AC आउटपुट निकाल रहे हो तो बीटा AC कितना हो जाएगा? बीटा AC हो जाएगा डेल IC अपॉन डेल IB, ठीक है, डेल IC अपॉन डेल IB। अब यहाँ पे मेन एक चीज जो चीज समझने की होती है वो होती है, एक होता है यहाँ पे, हाँ एक और चीज यहाँ पे होती है कि R आउटपुट कितना होता है और R इनपुट कितना होता है। तो R आउटपुट हो जाएगा भाई, R आउटपुट हो जाएगा, आउटपुट कहां निकल रहा है? VCE के बीच में। R आउटपुट कितना हो रहा है? R आउटपुट जो हो जाएगा, R आउटपुट हो जाएगा जो भी V आउटपुट है डिवाइडेड बाय I क्या? I आउटपुट। आउटपुट करंट कितना है? IC। आउटपुट करंट कितना है? IC। और V आउटपुट कितना है? VC। तो ये कितना हो गया मेरा? VCE डिवाइडेड बाय IC, ठीक है। ऐसी R इनपुट कितना हो जाएगा? R इनपुट कितना हो जाएगा? R इनपुट हो जाएगा जो भी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है आपने, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस V इनपुट लगा रखा है, जो भी इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है V इनपुट, वो V इनपुट डिवाइडेड बाय जो भी इनपुट करंट है, इनपुट करंट कितना है? IB। समझ गए बात को? क्लियर है? ये R आउटपुट और R इनपुट होता है, ठीक है। और कायदे में ये डायनेमिक रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे डेल डेल भी आना चाहिए। क्या आना चाहिए सर? डेल डेल भी आना चाहिए। ओके, अब आओ इसी को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे एक होता है पॉइंट वोल्टेज गेन का। किसका? वोल्टेज गेन का। अब वोल्टेज गेन क्या होता है? तो वोल्टेज गेन हो जाता है सर वोल्टेज का आउटपुट डिवाइडेड बाय वोल्टेज का इनपुट। आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, और डेल डेल तो लगाऊंगा क्योंकि ये नॉन ओमिक डिवाइसेस है, ठीक है सर। ये मेरा क्या आ गया? ये मेरा आ गया वोल्टेज गेन। क्या आ गया ये मेरा? ये आ गया सर मेरा वोल्टेज गेन। इसको क्या बोलता हूं सर? वोल्टेज गेन। अब वोल्टेज गेन ये हो गया, ठीक है सर। ओके, अब बताओ जरा एक चीज सिंपल सी कि V आउटपुट कितना था? V आउटपुट था सर मेरा, जो भी मेरा आउटपुट करंट है IC, जो भी मेरा आउटपुट करंट है, ये देखो, जो भी मेरा आउटपुट करंट है IC आउटपुट करंट है इनटू R आउटपुट, R आउटपुट, ठीक है। और इनपुट करंट कितना था सर? इनपुट करंट था IB इनटू R इनपुट। ओके, और IC अपॉन IB तो डिफाइन कर रखा है। IC अपॉन IB क्या है सर? बीटा। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया? वोल्टेज गेन हो गया बीटा इंटू R आउटपुट अपॉन R इनपुट। समझ गए? ठीक है सर। ऐसी एक और फंडा होता है पावर गेन का। किसका होता है? पावर गेन का। पावर गेन भी यही हो जाती है P आउटपुट डिवाइडेड बाय P इनपुट, ठीक है। P आउटपुट कितना हो जाएगा? P आउटपुट हो जाएगा सर I आउटपुट का होल स्क्वायर इंटू R आउटपुट डिवाइडेड बाय I इनपुट का होल स्क्वायर इंटू R इनपुट। अब I आउट क्या था? I आउटपुट था IC, तो IC स्क्वायर डिवाइडेड बाय IB स्क्वायर। IC बाय IB क्या था? बीटा स्क्वायर। सो फाइनली देखो पावर गेन भी आ जाता है बीटा स्क्वायर R आउटपुट अपॉन R इनपुट। समझ गए? ये मेन फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको याद रखने, किसमें? ट्रांजिस्टर एज अ कॉमन एमिटर में। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है सर। अब इसके बाद बात करते हैं लॉजिक गेट्स की, ठीक है। लॉजिक गेट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर गेट्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहला आता है मेरा एंड गेट, फिर और गेट, फिर नैंड, नॉर। जोर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जोर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा एक और गेट कौन सा आता है? नॉट गेट। कौन सा आता है? नॉट गेट। अब देखो इन सारे गेट्स के बारे में इंडिविजुअली जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? इनपुट दिया जाता है। अब देखो इनपुट सिग्नल बेसिकली क्या होता है? ये डिजिटल सिग्नल्स की बात कर रहे हैं। डिजिटल सिग्नल्स किस फॉर्मेट में दिया जाता है? डिजिटल सिग्नल्स फॉर्मेट में दिया जा सकता है दो वेरिएंट में, या तो 0 या 1, ठीक है, या तो हाँ या ना। क्लियर है? और उसी की वैरायटी में तुम एक पर्टिकुलर सिग्नल के लिए एक लॉजिक बनाते हो जिसे हम लॉजिक गेट बोलते हैं, और वो इनपुट सिग्नल जब जाता है उस लॉजिक गेट के थ्रू तो आउटपुट निकल के आता है। मतलब इन
गेट्स के थ्रू, इन गेट्स के थ्रू बेसिकली तुम फाइनल आउटपुट अपना डिफाइन करते हो। समझ गए बात को? ठीक है सर, ओके। अब देखो इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है वो बताता हूं। तो इसके क्वेश्चंस को सॉल्व ऐसे करना है ट्रूथ टेबल के थ्रू। ये जो तुम देख रहे हो ट्रूथ टेबल है। अगर मैं कहीं पे एंड गेट बनाता हूं, या तो एंड गेट लिख दूं या फिर सिंबल बना दूं। सिंबल क्या है? सिंबल ये रहा। एंड गेट का सिंबल क्या है? ये रहा, ये मेरा एंड गेट का सिंबल, ठीक है। और गेट का सिंबल क्या होता है? और गेट के सिंबल होता है ये हो जाता है मेरा और गेट का सिंबल। नैंड गेट का सिंबल क्या होता है? एंड में एक गोला लगा दो। एंड गेट बनाया, उसमें एक गोला लगा दो आगे, ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा हो गया नैंड गेट। ऐसी नॉर गेट क्या होता है? नॉर गेट में इसी में एक आगे गोला लगा दो, ये मेरा क्या हो गया? नॉर गेट, ठीक है। ऐसी एक और नॉट गेट भी होता है। नॉट गेट क्या होता है? नॉट गेट होता है मेरा ये ट्रायंगल, और ये मेरा नॉट गेट होता है। समझ रहे हो? अब देखो ट्रूथ टेबल कैसे होती है। ए बी मान लो मैंने दो सिग्नल लिए, ठीक है। इसका क्वेश्चन अभी कराऊंगा। ए बी दो सिग्नल है। ए में इनपुट डाला मैंने 0 0। ए में क्या क्या पॉसिबल है? 0 और 1 पॉसिबल है। अब 0 का इसके कॉम्बिनेशन क्या है? तो 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, ठीक है। फिर 1 0 हो सकता है, 1 1। यही चार वेरिएंट पॉसिबल है। दो केसेस में, दो इनपुट में यही चार पॉसिबिलिटी है। अब देखो एंड गेट के थ्रू जब भी ये दोनों सिग्नल को पास कराओगे, मतलब मुद्दे की बात ये है, अगर मान लो तुम्हें ये कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, ये कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, यानी यहां से A इनपुट है, यहां से B इनपुट है, और फाइनल तुम्हें Y इनपुट देना है, और ये कौन सा गेट है? एंड गेट है। तो इसका मतलब ये जो भी इनपुट आ रहा है A इंटू B होगा। क्या होगा? एंड गेट मतलब क्या होता है? एंड गेट मतलब मल्टीप्लीकेशन। अगर इसी की जगह और गेट से पास कराते तुम, और गेट से पास कराते तुम, तो क्या होता? जो भी तुम इनपुट दे रहे हो उसमें जोड़ करते, यानी a प्लस बी करते। समझ रहे हो? एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन, और मतलब प्लस, ये समझ गए तो बाकी सब चीजें क्लियर है। अब ए बी में पहले सिग्नल दिया 0 0, तो इनका मल्टीप्लीकेशन 0, 0 इंटू 1 का मल्टीप्लीकेशन भी 0, 1 इंटू 0 का भी 0, 1 इंटू 1 का 1। समझ गए? आउटपुट देखो कैसे आया। अगर और गेट से पास कराओ तो जोड़ना है, तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2, लेकिन 2 तो कोई सिग्नल नहीं होता, यानी मैक्सिमम कितना होगा? 1। तो देखो यहाँ पे आउटपुट आ गया, ठीक है। इसका आउटपुट भी तुम देख सकते हो, क्लियर है। अब उसके बाद बात करते हैं नॉट गेट की। तो नॉट गेट का सिंपल फंडा ये है कि तुम अगर मान लो एक इनपुट दे रहे हो, एक इनपुट दे रहे हो A, एक इनपुट दे रहे हो A, और यहाँ पे आउटपुट निकाल रहे हो Y। तो यहाँ पे अगर तुमने 0 दिया ना, यहाँ पे अगर तुमने 0 दिया, मान लो यहाँ पे 0 दे रहे हो, नॉट गेट का मैं ट्रूथ टेबल यहाँ पे बनाता हूं। A है और ऐसे दिखाते हैं, बार से दिखाते हैं नॉट गेट का आउटपुट, ठीक है। सो यहाँ पे मान लो 0 दे रहा हूं तो आउटपुट 1 आएगा, और 1 दे रहा हूं तो 0 आएगा। समझ गए? मतलब जो भी वैल्यू है उसका जस्ट ऑपोजिट, वो नहीं, मतलब 0 नहीं होना चाहिए, यानी 1 होगा, ठीक है। सो अगर मान लो मैं ये जो एंड गेट की वैल्यूज निकाली, इसमें एक n लगा दूं, नैंड मतलब नॉट ऑफ ए बी, इसका नॉट मतलब ये 0 है तो इसका 0 का नॉट यानी 1, यहां 0 है तो उसका नॉट यानी 1, यहां 0 है तो उसका नॉट 1, यहां 1 आया तो उसका नॉट 0। समझ गए? सिमिलरली नॉर का मतलब यहां जो भी वैल्यू आ रही है उसका नॉट, तो 0 का नॉट 1, 1 का नॉट 0, 1 का नॉट 0, 1 का नॉट 0। ओके सर, बढ़िया बढ़िया, समझ आ गया। तो ये हो जाते हैं हमारे कुछ स्टैंडर्ड गेट्स। आओ एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये करते, क्वेश्चन इस टाइप का आता है। अब ये पूछ रहा है द आउटपुट y ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ गेट शोन इज इक्वल टू, आउटपुट किसकी तरह बिहेव कर रहा है? चार ऑप्शन दे दिए। समझ में आ गया ना? ये इस बार का मतलब नॉट ऑफ ए, इसका a प्लस बी, इसका ए बी, ठीक है। अब देखो ये कौन सा गेट और ये कौन सा गेट, एंड, ठीक है। यहाँ पे a का इनपुट दे रहे हैं, यही a का इनपुट यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है, देख सकते हो ऐसे कनेक्टेड है। यहाँ b का इनपुट दे रहे हैं, और इन a और b के बाद यहां मान लेता हूं एक इनपुट आ रहा है मेरा x, ठीक है। तो यहां बेसिकली मैं क्या बनाऊंगा? चार कॉलम बनाऊंगा, 1 2 3 4, क्लियर? ओके, ठीक है। पहला आ गया a, फिर b, फिर उसके बाद आ गया x, फिर y, ठीक है। ओके सर, आ गया, बढ़िया बढ़िया सर। अब देखो a में मान लो तुम 0 दे रहे हो और b में दे रहे हो 0, फिर 0 और 1, फिर 1 और 0, फिर 1 और 1, ये चार केसेस दे रहे हो यहाँ पे, ठीक है। ओके सर, अब इस गेट की बात करते हैं। जब और मतलब क्या? ऐड करना, तो यहाँ पे a प्लस बी करूंगा मैं, यहाँ पे a प्लस बी। तो इस x की जो वैल्यू रहेगी, x की जो वैल्यू रहेगी क्या रहेगी? a प्लस बी, यानी a प्लस 0 पर 0 0, 0 प्लस 1 1, 0 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2, जो कि 1 ही होता है। समझ में आ गया x? बिल्कुल। अब x और a किससे पास हो रहे हैं? एंड से, तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा क्या आ जाएगा? x इंटू ए, एंड मतलब एवं मतलब मल्टीप्लीकेशन, x इंटू ए कितना हो जाएगा? 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1। समझ गए? ये आउटपुट आ रहा है।
ये क्या आ रहा है मेरा, ये आउटपुट आ रहा है। अब ये y कैसे रिलेटेड है, क्या ये a प्लस बी से रिलेटेड है, चलो देख लेते हैं। 0 प्लस 0 0 आ रहा है, 0 प्लस 1, ओ ये a प्लस बी नहीं है, a प्लस बी तो नहीं है, ठीक है। क्या ये a इंटू बी है, देख लेते हैं। 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0, ओ फिर गलत हो गया, 1 इंटू 0 तो 0 आना चाहिए, तो ये a इंटू बी भी नहीं है। ओके, क्या ये a के बराबर है, 0 0 0 0 1 1 1 1, हाँ जी सर ये तो a के बराबर है। बट चेक करने के लिए a नॉट भी देख लेते हैं। a नॉट क्या होता है, अगर यहाँ 0 तो यहाँ 1 आना था, यहाँ 0 तो यहाँ 1, यहाँ 1 तो यहाँ 0, यहाँ 1 तो यहाँ 0, तो ये भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया मेरा, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए, ऑप्शन नंबर ए इज माय करेक्ट आंसर ओवर हियर। ओके, क्लियर है, यस ऑप्शन नंबर ए समझ गए, ठीक है। तो बस यार इसी के साथ हम आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी को सारी चीजें यहां पे क्रिस्प और क्लियर मैनर में समझ में आ गई होंगी। हमने पूरी कोशिश की है जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सेमीकंडक्टर और लॉजिक गेट्स के वो यहां कंप्लीट कर दे, और इसी के साथ हमारा एनसीईआरटी सारांश का आखिरी लेक्चर भी कंप्लीट होता है। जैसा कि हमने आपको कमिट किया था, आपके नीट 2023 से पहले सारे सेशंस आपको मिल जाएंगे। हमने उसी एफर्ट के अनुसार अपना पूरा डेडिकेशन लगाते हुए आप लोगों को लिए क्रिस्प और क्लियर मैनर में सारे के सारे सेशंस कंप्लीट किए हैं। तकरीबन 30 सेशन हुए हैं, जिनकी हर सेशन की वैल्यू आराम से घंटे से 1.5 घंटे के बीच में, ठीक है। तो ये ओवरऑल हर एक फैकल्टी का आप देख सकते हो तकरीबन 35 से 40 घंटे का एफर्ट है। सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी सब ने अपने 35 से 40 घंटे आप लोगों को दिए हैं। जो मैराथन होती है वही मैराथन है यहाँ पे, बट अच्छे और स्टेज वाइज मैनर में। आई सपोज जिन लोगों ने भी इस चैनल को फॉलो किया है, जिन लोगों ने भी ये सेशंस देखे हैं, उनको काफी अच्छे लगे होंगे, काफी ज्यादा इंसाइट मिले होंगे। इतना अच्छा रिवीजन तो यार हमारे टाइम पे भी नहीं होता था, बट आप लोगों के टाइम पे है। आई सपोज आप सभी ने इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज भी किया होगा, और आगे भी करते रहना, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग सेशंस हम और भी लाते रहेंगे। आप लोगों का साथ हम छोड़ नहीं रहे, ये तो बस हमारी शुरुआत है। ऐसे ही सेशंस और आगे आते रहेंगे, और इन्फिनिटी लर्न नीट चैनल पे आपको हमेशा एक डेडिकेटेड एफर्ट मिलता रहेगा, जिससे आपकी रैंक और आपके मार्क्स हमेशा इंप्रूव होता रहे। इसी के साथ यार मैं अलविदा लेता हूं, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर योर नीट 2023 एग्जाम। बाय बाय।